बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की जानिब से सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने के सरप्राइज ऐलान ने वफाकी हुकूमत में थरथल्ली मचा दी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी सर जोड़े सोच रही है कि इस मसले से कैसे निकला जाए। वफाकी हुकूमत का सारा फोकस पंजाब पर है। पंजाब असेंबली बचाने के लिए परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए या गवर्नर के जरिए वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा जाए, दोनों नकात पर ही मुशावरत मुकम्मल हो गई है। इस वक्त सबकी नजरें एक बार फिर चौधरियों पर है। 10 सीटों वाली पार्टी पूरे मुल्क की जमातों पर भारी नजर आ रही है। नजरें एक बार फिर परवेज इलाही पर हैं कि फैसला कुन वक्त पर वो क्या फैसला लेंगे। आसिफ अली जरदारी जो पंजाब मिशन पर हैं, परवेज इलाही के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और उनके हतमी जवाब के बाद ही आइंदा का लाहे अमल अपनाया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही इस बार एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। कुछ नाराज अरकान नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही इमरान खान के हर हुक्म की तामील का ऐलान भी कर चुके हैं। वो उन्हें भी खुश रखना चाहते हैं, मगर अपनी पंजाब हुकूमत भी हाथ से जाने नहीं देना चाहते। आसिफ अली जरदारी एक बार फिर चौधरियों पर तकिया किए बैठे हैं। अंजाम क्या होगा, इंतजार महज चंद दिन का बाकी रह गया है। अस्सलाम वालेकुम। आपको हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे क्योंकि वो दो पार्टियां जो सर जोड़े बैठी हैं मुशावरत के अमल के लिए, वो दोनों मेरे पास स्टूडियो में मौजूद हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी सेनेटर राना मकबूल साहब नून लीग से। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, वो एक पार्टी जिसने एक्चुअली सबको सरप्राइज दिया है, अपनी पार्टी को भी सरप्राइज दिया है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सरप्राइज ही तो है ना, अपनी पार्टी को भी नहीं पता था कि ऐलान कर देंगे कि हम असेंबलियाँ तहलील कर रहे हैं। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी आफ्ताब जहांगीर साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई ज्वाइन करने के लिए। आफ्ताब भाई थोड़ा सा इंतजार करें, आज खिलाफ तवक्को और खिलाफ रिवायत मैं हुकूमत से शो का आगाज करना चाहती हूँ। ये जो सेनेटर राना मकबूल साहब, अस्सलाम वालेकुम। राना साहब, ये जो मैंने अपना इब्तदाइया दिया इसके ऊपर तो मैंने बिल्कुल लाजमी तौर पर बात करनी है, लेकिन ये ना आप लोगों के मसाइल है, हुक्मरान के मसाइल है कि पंजाब में किसकी हुकूमत। जरदारी साहब परवेज इलाही साहब के साथ बैठ रहे हैं, जरदारी साहब इमरान खान के साथ बैठ रहे नहीं बैठ रहे, नवाज शरीफ का क्या हो रहा है, ये सब के सब हैं हुकूमती मसाइल। मैं सबसे पहले अवामी मसाइल की बात करना चाहती हूँ क्योंकि आप ही की पार्टी के रूहे रवा जो इसहाक डार साहब हैं, उनको बहुत ही मन्नतों और तरलों से लाया गया पाकिस्तान। एज ए सेनेटर भी वो ऑफकोर्स उन्होंने ओथ लिया और फिर आते ही वो ख़जाना भरो तहरीक में शुरू हो गए। लेकिन इसके बावजूद वो जब स्क्रीन पर आते हैं वज़ीर ख़जाना बनने के बाद, वो तब हुकूमत के अंदर अपना कट तो बड़ा कर देते हैं ख़जाने में, लेकिन अवाम को रिलीफ नहीं दे पाते। रिलीफ कब मिलेगा अवाम को? अवाम ये सुनना चाहती है। देखें जी, जितना हमें विरसा मिला वो इतनी इंदोनाक कहानी है कि हमारे दोस्त उठे, जाके एग्रीमेंट कर लिया IMF के साथ, फिर उसको बिट्रे कर दिया और फिर असूलों के ख़िलाफ़ इस तरह की सब्सिडी देनी शुरू कर दी जिसके नताइज बड़े ख़राब निकले। अब उस सारी डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज जो है उसके ऊपर वक्त लग रहा है, मेहनत भी हो रही है, लेकिन इसहाक डार को वो कोई मुआवजा तो नहीं कर सकते, लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं। अब आप देखिएगा कि पिछले 3 महीने से पेट्रोल की कीमत कहीं नहीं चढ़ी, हालांकि पहले तो हर 15 दिन बाद कोई ना कोई आसमान का गोला गिरता था, तो बल्कि अब तो कम होना शुरू हो गई है। ये किसी मैकेनिज्म के तहत किया जा रहा है ना जी। आपने गरीब की बात की है, जो फ्यूल ज़्यादातर गरीब इस्तेमाल करता है उसमें आपने देखा 10 रुपये पर लीटर, 7 रुपये पर लीटर, 7.5 रुपये पर लीटर। वही कल जो है अभी सर्दियाँ आ रही, गरीब आदमी इस्तेमाल नहीं करता। हाँ जी, पेट्रोल नहीं करता गरीब आदमी, बराह रास्त नहीं करता है, लेकिन मैं जो अक्सरियत जो है इन चीज़ों को करती है। आपकी एंग्जाइटी दुरुस्त है कि पेट्रोल की कीमत भी फौरी तौर पर कम होनी चाहिए और हाई स्पीड डीजल की भी होनी चाहिए, लेकिन आम डीजल जो है उसकी कीमत भी कम हुई है 10 रुपये पर लीटर। तो कुछ एफर्ट इस डायरेक्शन में हो रही हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है सपोर्ट का, दुनिया भर से उसके लिए भी एफर्ट हो रही हैं। आपने देखा अब जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एफर्ट्स रंग कब लाएंगी? क्या जी, रंग कब लाएंगी? बस ये बता दें। देखें, इतनी जो बेरंगी हुई है 4 साल पूरे, आप क्या समझती हैं कि और फिर उसके असरात जो हुए हैं तो फौरी तौर पर रंग आ जाए? बेकरारी दुरुस्त है,
लेकिन स्टेबिलिटी आ रही है और आप देखेंगे मामला जो है बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। अब एक बहुत बड़ा मरहला था कौम के तारीख में, वो था चेंजेस इन द आर्म्ड फोर्सेस। वो भी एक कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी का फैक्टर होता है। जिस तरह पहले चीज़ों को हैंडल किया गया और पहले आर्मी चीफ ने ये कन्फेस भी किया है कि किस तरह से वो एक शमोजल पैदा की गई, एक रिगमारोल सी पॉलिसी बनाई गई। वो मैच्योरली हैंडल सिचुएशन थी। मैं बहुत बार उसके ऊपर हुकूमत की तारीफ कर चुकी हूँ, लेकिन चैलेंज तो ये है कि महंगाई कम करे तो फिर मैं मुझे पीटीआई के पास जाने आप देखिए, अब सब मिलके मेहनत करेंगे और साथ ही आपको पता है नेचुरल कैलेमिटीज भी जो आई हैं तो दैट हैज एडेड इंसल्ट टू द इंजरी। चलिए, फिंगर्स आर क्रॉस्ड एंड दिस इज अ चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट को उनको महंगाई कम करनी है। मैं वापस आती हूँ आपके पास। आफ्ताब जहांगीर साहब, अभी आपने पूरी गुफ्तगू सुनी अपनी आधी हुकूमत की, जो कि नून लीग है, जिनके ऑफ कोर्स वजीर खजाना डार साहब हैं। और अगर ये हुकूमत और डार साहब की जो हुकूमत है वो अगर हमें ये बताएगी कि आप इतनी बेरंगी फैला करके गए थे, तो फिर हम आपको भी उतना जिम्मेदार ठहराएंगे आज की महंगाई के लिए। तो सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा कि छोड़े असेंबलियां तोड़ना और इनके साथ बैठ करके चार्टर ऑफ इकोनॉमी या जो भी मईशत पर बात करनी है वो करें ताकि अवाम को रिलीफ मिले। बहुत शुक्रिया बिनेश कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। मेरे दोनों दोस्तों को मेरा सलाम। पहली बात तो ये कि आपने जब स्टार्ट किया तो आपने कहा कि मैं हुकूमत के से स्टार्ट करना चाहती हूँ। हुकूमत तो 27 किलोमीटर की, आपने जो इतना बड़ा सूबा पंजाब जिसमें हमारी हुकूमत केपी के हुकूमत, तो मैं ये समझाता कि शायद आप मुझसे स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल अच्छा। लेकिन आपने कहा कि जी असल में इनके पास वो मेहंदी ही नहीं है जिसको रंग चढ़े। ये बेचारे जो है मजलूम है। देखें, इन्होंने खुद कहा, इनसे किसी ने तो नहीं कहा था ना कि आप अदम एतमाद लेकर आए। बिनिश, यकीनन आपने मुफ्ता इस्माइल के साथ भी प्रोग्राम किए होंगे। उसने क्या कहा था कि जी हम आएंगे तो हम ये प्राइस इतने पे ले आएंगे, हम आएंगे तो हम प्राइस इतने पे ले आएंगे, चीज़ों को बेहतर करेंगे, सस्ता करेंगे। और फिर हालांकि इनको मालूम होना चाहिए था, क्योंकि तो पिछले कई दफा के हुक्मरान रह चुके हैं दोनों पार्टियां, इन्हें मालूम होना चाहिए था कि IMF से हमने जो वादा किया हुआ, जो एग्रीमेंट किया हुआ है, वो हम पूरा नहीं कर रहे। तो आपको इनको ये कहते हुए आसानी हो जाती कि देखें जी हम जब आएंगे तो हम चीज़ों को देखेंगे, हम देखेंगे कि IMF से क्या वादा किया था, IMF के साथ क्या मुआहिदा किया था, उसकी पासराई हो रही है कि नहीं हो रही है चीज़ें, तो फिर हम बेहतर करेंगे। लेकिन उसके बाद जब ये चले तो मेरे ख्याल में, मैं आपके या किसी प्रोग्राम में था, तो यहीं के एक सीनियर रुकन जो कि फंड बिजनेस फोरम के सदर हैं PMLN के, उन्होंने कहा कि ये गलत चॉइस है मुफ्ता इस्माइल, ये नालायक है, इमेच्योर है। ये बात उन्होंने मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में कही थी, समझे ना, क्योंकि आवाम ने सुना होगा। उसके बाद वहां पर बैठे हुए साथ डार साहब, अगर वो वहां बैठकर भी कंट्रोल करना चाहते हैं बिनेश, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। आजकल तो होता ही है कि कोई अब बाप किधर होता है, बेटा किधर होता है, भाई किधर होता है, टेलीफोन पे मशवरे होते हैं, बातचीत होती है। उसके बाद अगर वो वहां से बैठकर भी मुफ्ता इस्माइल को समझाते तो मामला शायद बेहतर होता। लेकिन जब वो वापस आए तो आते ही कहा कि देखा आपने कि अभी तो मैं चला तो डॉलर भी डर गया, आप देखा आपने मैं चला तो ये चीज भी हो गई। ISPR इनके फेवर में आई, उसने कहा जी अब चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, साहब आ रहे हैं, समझे ना। मुझे ये समझ नहीं आ कि जो इतने माहिर हैं, जो अलादीन का चिराग था उनके पास, आज वो इतनी मायूस गुफ्तगू क्यों करते हैं। वो कहें कि जी हम चीजों को बेहतर करेंगे। कल आए वो सिर्फ मिट्टी के तेल की खुशखबरी सुनाने के लिए वो चैनल पर आए, समझे ना। वो आए कि लकड़ियां चुनने में आपको आसानी हो जाएगी, लकड़ियां हम सस्ती कर देते हैं ताकि उससे अपना चूल्हा जला लें, ये खबर देने के लिए वो आए। मैं हैरान हूँ बिनिश कि ये पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, मेरा और आपका मुल्क है, मेरे दोस्त राना साहब का भी और बैरिस्टर साहब का भी। हम ये नहीं कभी भी चाहेंगे कि हमारा मुल्क जो है, हम 300-350 लोग होंगे ना असेंबली के अंदर, पूरे पाकिस्तान की असेंबली में मिला लें तो 1200-1500 हो जाएंगे, समझे ना। उसकी खातिर ये 22-23 करोड़ का 25 करोड़ का जो मुल्क है वो सफर करे। हमारी ख्वाहिश ये है, और यकीनन इनकी भी होगी, कि हमारी कि ये फेल हो जाएं और सब फिर इलेक्शन जब आए तो सारे वोट आपको मिल जाए। बिल्कुल सही ख्वाहिश है, मुझे समझ आ गई है। आती हूँ, वापस आती हूँ।
आफ्ताब भाई वापस आती हूँ आपके पास, जरा मैं पीपल्स पार्टी को भी शामिल कर लूँ ना, पूरी हुकूमत को जरा शामिल कर लेते हैं ना, फिर आप खुल के मजीद और जवाब दीजिएगा जितना आप देना चाहते हैं। बैरिस्टर साहब, आधी हुकूमत आपकी भी है, आपको कैसा लगता है कि जब आपको पता चलता है कि इसहाक डार साहब टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि जी मिट्टी का तेल तो क्योंकि गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं तो जी 10 रुपए कम कर लिए, लेकिन पेट्रोल की जो कीमत है वो बरकरार है। सर आप तो अमीर लोग हैं, या आप जिस स्टूडियो में बैठे हैं जितने भी कैमरामैन हैं यहाँ पे 2 3 4 ये सब बाइकर्स हैं, क्या बाइकर्स पेट्रोल नहीं इस्तेमाल करते? क्या आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि आप इसहाक डार साहब को थोड़ा सा हेल्प आउट करें इस मसले को सॉर्ट आउट करने में, कि भाई इधर भी रिलीफ दो? देखिए, आपकी बात दुरुस्त है। हुकूमत, और फिर अगर कोई हुकूमत अवाम से ताल्लुक़ और रब्ता रखती हो और सियासी जमातों की हुकूमत हो, उसे तो अवाम को रिलीफ दिए बगैर चारा ही कोई नहीं, सियासत की ही नहीं जा सकती। इसमें तो मैं कैसे आपके साथ इख्तलाफ करूँगा, बल्कि सिफारिश क्या, हम तो मुतालबा करते हैं कि जहाँ जहाँ हुकूमत दे सकती है रिलीफ अवाम को दे, लेकिन सवाल दूसरी तरफ है, इस हुकूमत को पेट्रोल की तरफ सिर्फ ना लेके जाएं कि हुकूमत कोई दावे करके नहीं आई। बिनिश, हमारे कोई दावे नहीं थे, हमने कोई मंशूर पेश नहीं किया, हमने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की, हम तो आए थे इस मुल्क से फैशिज्म का खात्मा करने। एक शख्स था, वो किसी 4 के टोले के साथ मिलके मुल्क के अंदर 10 से 15 साल का प्लान लेके आ रहा था। वो कोई चाहता था उसकी मर्जी का आर्मी चीफ आए, उसके ज़रिए वो मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम लाए, वो मुल्क के अंदर सियासी जमातों को ख़त्म करे, वो मुल्क के अंदर मैं का ऐसा राज कायम करे जिसे नाजी राज कहते हैं। उसके लिए कोशिश तो हुक्मरानों के मसाइल है, आपने अपने मसले का हल निकाला, अवाम के मसले का हल नहीं निकाला। जी जी, आप ही के साथ जी। वजह ये है, हमने उसे ख़त्म किया। उसके खात्मे के साथ साथ 6 महीने के अंदर हुकूमत ने ये किया है, मैं कोई दावा नहीं करूंगा, लेकिन 2 काम इतने बड़े किए हैं कि आप तारीख भी लिखेगी, सबको मानना पड़ेगा, आज माने देर या बदेर। कौन से? वो पहला काम, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। इमरान खान मार्च में बतौर वजीर आजम कह रहा था मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, इसके 3 टुकड़े होने जा रहे हैं। नहीं, जब लॉन्ग मार्च खत्म किया तब नहीं बोला कि मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। मैं आपको 1-2 बातें, उनकी बातों पे सिर्फ ना जाए। मार्च में कहा डिफॉल्ट होगा, उसके बाद IMF के साथ जब निगोशिएट कर रही थी गवर्नमेंट, इन्होंने पंजाब के वजीर खजाना को और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना को कहा खत लिखो डिफॉल्ट करवाओ। ये तो अब आगे ना रिकॉर्ड पे बात, तो डिफॉल्ट से बचाया। दूसरी बात, ये मुल्क को आलमी तनाई का शिकार कर गए। अमेरिका के साथ है, ये कोई गली के लफंगे बच्चों का काम है खारजा पॉलिसी चलाना, तो उसे भी गाली बक दें, उसे भी गाली बक दें, इसने भी गद्दारी कर दी। अच्छा देखें, गद्दारी अमेरिका हमारे मुल्क में गद्दारियां करवा रहा है, किससे किससे? पार्लियामेंट से, इंपोर्टेड हुकूमत से, आर्मी से, स्टैब्लिशमेंट से, अदलिया से। एक मुहिब्बे वतन इमरान खान और पूरा पाकिस्तान जो है वो गद्दार। इससे हमने इस माइंडसेट का खात्मा किया है, और वो बिल्कुल ये बात ठीक कह रहे हैं, खात्मा कर दिया आपने माइंडसेट का। सुन तो लें। आफ्ताब भाई अभी कह रहे थे, बात उनकी दुरुस्त है, 80% पाकिस्तान पे इनकी हुकूमत है, लेकिन आफ्ताब भाई ये खुशखबरी हमें ना सुनाएं, ये जाके इमरान के कान में सुनाएं। वो क्यों नाम नेहाद अपोजिशन लीडर बना हुआ है 80% हुकूमत लेने के बाद? वो आराम से बैठ ही नहीं रहा। उसे बताएं कि खान साहब 80% पाकिस्तान में हुकूमत है, पंजाब में चले 1 करोड़ नौकरी देनी थी तो अब 80 लाख तो देना, पर 12 करोड़ लोगों को, कोई 50 लाख घर देने थे, कोई 35 लाख घर तो दे पंजाब के लोगों को। आप उनसे क्या पूछ रहे हैं? वजीर आला तो है ना, अरे 27 किलोमीटर के वजीर आजम। मैं तो देखिए बेनश, 27 किलोमीटर के वजीर आजम का क्या इख्तियार है, मैं तो इन्हीं की जुबान में बात करूंगा ना। लेकिन जिसकी 80% पाकिस्तान पे हुकूमत है, वो पंजाब के बजट में क्या रिलीफ दे रहा है, पंजाब के लोगों को क्या रिलीफ दे रहा है? खैबर पख्तूनख्वा इन्होंने डिफॉल्ट करवा दिया है, आपके सामने है मामला। तो ये बताएं, हमारा जो काम है, मैंने कहा डिफॉल्ट होने से मुल्क को बचाया है, मुल्क को आलमी तन्हाई से बचाया है। आज अमेरिका के साथ ताल्लुकात, रशिया, चाइना, मिडल ईस्ट, सऊदिया, ईरान, तुर्किया, किसे गिनवाऊं? ये है जिधर इमरान खान को कोई, अब मैं क्या लफ्ज कहूं, कोई घास ही नहीं डालता था, आज उस मुल्क का ये तो इंतजार में रहे 1 साल के फोन कॉल लिया। आफ्ताब भाई से जवाब लेना। आफ्ताब भाई, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आपने पॉइंट्स लिख लिए, मैं एक ब्रेक ले लूँ, छोटा सा ब्रेक, प्लीज थोड़ा सा इंतजार, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आफ्ताब जहांगीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक
रकेबाजी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी सेनेटर राना मकबूल साहब ने PMLN से, आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आफ्ताब जहांगीर साहब, आई एम श्योर कि आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, प्लीज रिस्पॉन्ड कर लीजिए। फिर मैंने आपको असल रीजन बतानी है कि इमरान खान साहब ने जो सरप्राइज दिया ना पार्टी को भी असेंबलियां डिसॉल्व करने का, PTI को भी जो सरप्राइज दिया, उसकी असल कहानी राना सनाउल्लाह साहब ले आए हैं, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन पहले रिस्पॉन्ड कीजिए। अच्छा, पहला रिस्पॉन्ड तो ये कि आमिर साहब ने माशाल्लाह बात की कि जी ये हालात हैं, ऐसे ऐसे पूरी कहानी। मेरी इनसे दरखास्त है आमिर भाई से कि आमिर भाई एक काम जरूर करवा दें, लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को आप यकीन करें, मैं इसलिए आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि सिंध के अंदर आपकी हुकूमत है, आप फ्री मेडिकल कार्ड जैसे कि पंजाब और KPK के अंदर है, आप वो कम से कम वो आप अपनी हुकूमत से कहें कि जी उस किस्म का एक 10 लाख की मद तक का जो फ्री इलाज का एक अनाउंस कर दें पूरे सिंध के लिए, तो ये बड़ा काम होगा। लेकिन आप इस वक्त यकीन करें आमिर भाई, आप वहां बैठे, आप मेरे साथ आए, मैं आपको लेके जाऊंगा पंजाब अंदरूनी सिंध लेके जाऊंगा, हर जगह लेके जाऊंगा जहां आप बोलेंगे, और आपको हालात बताऊंगा, लोगों की व्यूज बताऊंगा। आज एक खबर मैंने सोशल मीडिया पे देखी कि कोई बेचारा प्रोफेसर है या कोई लिखने वाला है, वो फुटपाथ गंदी जमीन पर लेटा भीख मांगता है, उसने किताबें लिखी हैं, वो बड़ा बाशऊर आदमी है, समझे ना, उसका मैं आप मुझे अपना नंबर देंगे तो मैं वो भी आपको भेज दूंगा। इस किस्म के हालात हैं सिंध के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। आप यकीन करें कि आप पटवारियों से, थानेदारों से, गुंडों से, बदमाशों से, इनसे जान छुड़ाकर इलेक्शन करवाएं तो फिर आपको पता चलेगा कि इलेक्शन सिंध के अंदर क्या पीपल्स पार्टी का हाल होता है। एक तरफ मैं हैरान हूं, आप तो बैरिस्टर हैं, मुझे ये बताएं कि पोता कह रहा है कि मेरा दादा मर गया है, नवासा कह रहा है मेरा दादा जिंदा है। अब ये लोग भी सवाल कर रहे हैं कि भाई ये बताएं कि नवासे का नाना जिंदा है, पोते का दादा मर गया है, तो ये पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर, इस मुल्क के अंदर। तो अब ये चीजों को थोड़ा बेहतरी की तरफ लेके जाए, सही मानों में जमहूरियत की तरफ लेके जाए। आप 2 हिस्सों में तकसीम गवर्नमेंट है सिंध की, एक रूरल और एक अर्बन। अर्बन का आपके पर कोई इख्तियार नहीं है, वो जबरदस्ती कर लें जो थोड़ा बहुत टाइम होता है आप लोगों के पास, लेकिन आपको अर्बन ने हमेशा रिजेक्ट किया। जो पढ़े लिखा तबका है, जो शहर है, जो 65% जो है वो सिंध को देता है कमा कर, उन्होंने आपको हमेशा रिजेक्ट किया। अच्छा आफ्ताब भाई, ये बड़ी गलत बात है कि जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करे वो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे तो किसी की तस्दीक ना करे ना। जो PTI को सपोर्ट करे वो पढ़े लिखे हैं। नहीं, तस्दीक नहीं कर रहा मैं। अच्छा, मैं ये तस्दीक नहीं कर रहा, मैं तो ये आपको सबकी मर्जी है कि कौन से लोग किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। सर जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सूरत हाल है, ये आम आवाम की राय बता रहा हूँ मैं आपको कि ये सूबा जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। अच्छा आफ्ताब भाई, चलें एक सूरत हाल मैं भी आपके सामने रखती हूँ। राना सनाउल्लाह साहब, जो मेगा सरप्राइज इमरान खान साहब ने आप लोगों को भी दिया है ना असेंबली डिसॉल्व करने का, उसकी असल कहानी क्या है? सर सुन ले, साथ मिला लीजिएगा। अरे सुन तो ले, आप ही के पास आ रही हूँ। अरे पहले सुन तो ले राना साहब को। अरे सर, मैं आप ही से जवाब लूंगी, नहीं मुझे आपको पहले सुनाना है, फिर आप कहेंगे कि आपने इसकी गलत इंटरप्रिटेशन ले ली। सर मुझे आता है PTI के साथ डील करना। सुनाइए जी, राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं। 1.5 घंटा बैठे रहे हैं नूर खां एयर बेस पे, इंतजार करते रहे कि वहाँ पे लोग इकट्ठे हों। जब उन्हें कहा गया ये अब इकट्ठे हो गए हैं तो आप चलें, वो हेलीकॉप्टर में आए और उन्होंने पायलट से कहा कि मुझे ज़रा एयर व्यू करवा दें। जब एयर व्यू किया तो उनके कानों से धुआं निकलने लगा। उन्होंने कहा ओ ये 2 सूबाई हुकूमतें, ये मुझे कहती थी कि 5-5 लाख बंदा हम लाएंगे, ये यहाँ पे 20 लाख लोग होने थे, यहाँ पे तो वो 20,000 भी नहीं है। वो दिमाग घूमा और उसने ये फैसला किया कि इन सूबाई हुकूमत को तो मैं घर बेचूँ। ये मौजें कर रहे हैं, वो हम जदोजहद कर रहे हैं, और इन्होंने वो बात पूरी नहीं की, अपना वादा पूरा नहीं किया। तो वहां पे इसने बैठे बैठे ने जो है ये सोची और इसने ऐलान कर दिया। आफ्ताब जहांगीर साहब, द माइक इज ऑल योर्स। इमरान खान साहब के कानों से धुएं निकल आए, बंदे ही नहीं लाए आपकी हुकूमत है, ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोई लोग लाई है, ना पंजाब की हुकूमत। सुने, मैं खुद भी फिनिश वहां पे था, और मैं इत्तफाक से जब खान उधर गया तो मैं सहाफियों का, जहां पर आपके DSNGs और सहाफी बैठे हुए थे, उनके साथ ही बैठा था, क्योंकि मैं इतना मुश्किल में फंस गया था कि उन बेचारों ने मुझे रेस्क्यू करके अपने साथ बिठाया था। लेकिन मैं राना साहब की बात को आपको बताता हूँ कि वो इतना झूठा आदमी है और बिल्कुल नालायक आदमी है, वो उसको कुछ नहीं पता। उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला होते हुए उसने कहा कि ये इस्तीफे देने की बात करते हैं, ये अपनी तनख्वाहें बंद करें।
समझे ना। आपको पहले, आपको भी पता है कि 10 अप्रैल के बाद से हमारे पास कोई तनख्वाह नहीं आ रही, हमारा सारी चीजें इन्होंने वो कर दी हैं। और जो घर है, जैसे माजी के अंदर लोगों ने 2-2, 3-3 घरों पे कब्जा किया हुआ है, हमारे पास वो एक घर है, जिस दिन ये नोटिस भेजेंगे हम उसका किराया देते हैं। जिस दिन ये नोटिस भेजेंगे हमारी मेरे लिए अगर बाय इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो उस बाय इलेक्शन के दिन से पहले मैं जो है वो खाली करके अपना अगर कोई भी ड्यूज होगा वो देकर मैं अल्लाह हाफिज करके वापस आ जाऊंगा। एक घर की वो प्रिविलेज है जिसका किराया देते हैं। जो लोग कहते हैं कि जब दोबारा इलेक्शन आता है या उस वक्त होता है तो अमूमन खाली होता है, मैंने भी ये मेरे साथ भी हुआ। जो मुझे घर मिला गया वो हमजा से शहबाज का था। जब हमजा शहबाज से वो ले लिएगा क्योंकि उन्होंने कौमी असेंबली की सीट। आफ्ताब जहांगीर साहब अब हमजा शहबाज के घर को शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो जरा राना साहब को मैं शामिल कर लूं, नून लीग को। सर आपके वजीर दाखिला ने बोला है, वजीर दाखिला ने बोला है कि ये घर भी ले रखा हुआ है इन्होंने, किराया भी ले, टीए भी ले रहे हैं और तनख्वाह भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसी ने उससे ये नहीं पूछा। तो वो जो आदमी है उसको मैं कहता हूँ कि 200 आदमी थे, मैं कहता हूँ 100 आदमी थे, 50 आदमी थे जो सिर्फ स्टेज पे बैठे थे। मकसद ये है कि हमने एक काम किया, हमने पुरअमन रखा पाकिस्तान को। अगर हम चाहते तो उस दिन अगर हम थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर आगे चले जाते तो फिर आपको पता चल जाता कि क्या सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के अंदर। अगर 1-2 किलोमीटर आगे जाते ना आफ्ताब भाई तो आपको भी पता जाता राना सलाउल्लाह साहब ने क्या करना। अब जरा ये सेनेटर साहब को सुन ले। चले सर, सुन लिया ना आपको सर। नो सर, बारी बारी अब मुझे हुकूमत के पास आना। आई कम बैक टू यू। मुल्तान उसको बोलो राना सनाउल्लाह को। वो मुल्तान में नहीं रहते, फैसलाबाद में रहते हैं। मुल्तान में नहीं रहते वो। और क्या आज फोरम पे आ रहा हूँ, क्या आज मैं डॉलमेन में आ रहा हूँ, तो फिर अरे आफ्ताब भाई आप तो नाराज हो गए, आपने तो डांटना शुरू कर दिया शो में। उससे ज्यादा तादाद इसको जूतियां मारने के लिए होगी। अच्छा डांटे तो डांटे ना, लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ आपको, गलत एड्रेस पे आप भेज रहे हैं लोगों को। मुल्तान में नहीं रहते राना सनाउल्लाह, फैसलाबाद में रहते हैं। जी सेनेटर साहब क्यों तंग कर रहे हैं? आप पीटीआई को क्यों तंग कर रहे हैं? देखिए जरा, डांट रहे हैं, गुस्से हो रहे हैं। आप इनको कौमी धारे में लेकर आए, बैठकर इनसे बात करें। हाल यही है जी। ये हमारे बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, लेकिन इनके ऊपर भी वही छाप लग गई है कि प्रोवोकेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है और ड्रोगेटरी एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना है, गालियां देनी है। अभी जब उन्होंने अंदाज़े गुफ्तगू देखो शुरू किया है वो वही बेवकूफ़ है, राना जाहिल है, राना ये कोई बात संभाल के प्लीज सुन लीजिए। ये आपके लिए डजंट बिहेव ऑफ यू टू यूज दीज वर्ड्स फॉर एनी कोलीग और मिनिस्टर और एनीबडी। आप इज्जत से बात करें। ये आपने कहाँ से डिक्शन ले लिया है? इस डिक्शन में हमेशा कहता रहा हूँ, बहुत दफ़ा इनसे बात हुई, मैं कहा आफ्ताब साहब अत खुरा का वैर होता है, आप लोगों ने अत उठाई हुई है, इसका आपको खमियाजा मिलेगा। तो अल्लाह ने वो देना शुरू कर दिया। अब वो कहते हैं जी, ये कहते हैं हम मिलियन इकट्ठे करेंगे वहाँ, पता नहीं 20 मिलियन कितने, शुक्र है बिलियन नहीं कह दिया, ये बिलियन भी कह सकते थे कि हम बिलियन इकट्ठे करेंगे। अच्छा वहाँ लोग इकट्ठे किए, जब लोग इकट्ठे किए तो फिर सारा खुलासा खुल गया ना। अब बात यह है कि अब अचानक फैसला राना सनाउल्लाह ने ठीक कहा है, अचानक फैसला करना पड़ा क्योंकि जो लीडर थे इनके एक्चुअली वो अपसेट हुए कि ये क्या हुआ है। उन्होंने फिर रिगल आउट करने के लिए आपने पूरी दुनिया जहां की पुलिस बुला ली, इनको इतना डरा दिया और फिर अब आप इनको कह रहे हैं कि बंदे नहीं आए। वो पुलिस आपने निकलने नहीं दिए बंदे। वो पुलिस तो बड़ी दूर थी इनसे, इनकी अपनी पुलिस इनके साथ थी, इनका अपना सूबा था। तो वहां तो वो 30 बिलियन का बंदा इकट्ठा कर लेते ना, वहां तो कोई रुकावट नहीं था, वहां क्यों नहीं इकट्ठा किया? अब हुआ ये है कि सिचुएशन से रिगल आउट करने के लिए ये नया शोशा छोड़ दिया कि जी चलो जी हम आप असेंबली डिसॉल्व करेंगे। असेंबली डिसॉल्व इस तरह होती है, अगर वाकई ईमानदारी से चाहते तो उसी वक्त इंस्टेंटेनियसली असेंबली डिसॉल्व हो सकती है। सर ये कहा है कि 20 दिसंबर तक असेंबलीज डिसॉल्व करनी है। ये लेटेस्ट अपडेट दे रही हूं, इनको ये शाह महमूद कुरैशी हो उस कमेटी में, एजाज साहब हो, सेनेटर एजाज साहब हो, वो उन सब ने फैसला किया कि 28 दिसंबर से पहले जो असेंबलीज है वो तहलील करनी है। लेकिन पंजाब का जो चैप्टर है वो ये कह रहा है भाई हमारे डेवलपमेंट्स के काम चल रहे हैं, अभी ना तहलील करें। पीटीआई के अंदर एक डिवाइड जरूर है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। ये कैसे असेंबली डिसॉल्व उसी वक्त हो सकती थी, अब नहीं हो सकती है। उसकी वजह है कि जो आपके ओपोनेंट्स हैं अगर वो एक रेजोल्यूशन डाल देते हैं या एक मोशन डाल देते हैं, नो कॉन्फिडेंस की मोशन डाल देते हैं, तो आप कैसे असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं? और अगर नोटिस दे देता है गवर्नर जो है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, आपने पढ़ा है कभी आर्टिकल 112 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या लिखा हुआ है? आपने कभी पंजाब असेंबली के रूल्स पढ़े हैं, रूल 22 और 23? वो मैसिवली क्लैरिफाई करता है कि जब इस तरह की कोई मोशन आ जाए
which reaches the table of the speaker, आप नहीं असेंबली को, अच्छा, एक होता है आइन इनको पता था कानून, ये। एक होता है नजरिया ज़रूरत, और नजरिया ज़रूरत इस टाइम पर पंजाब की सियासत के हवाले से बैरिस्टर साहब, मैं सही समझी हूँ ना, यही कह रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब को ये टास्क जो असाइन किया गया है कि भाई आपने पीडीएम की हुकूमत पंजाब में किसी तरह लेकर आनी है। आसिफ अली जरदारी साहब इस मुहिम के ऊपर बिल्कुल लगे हुए हैं और परवेज़ इलाही साहब के ऊपर तकिया किए बैठे हैं। सर पिछली दफ़ा क्या काफ़ी नहीं कर दी थी परवेज़ इलाही साहब ने? आप ही लोगों को डच कराया था, आप ही लोगों की गारंटी थी, और फिर रातों रात मसला ही चेंज हो गया, फिर से आप उन पर तकिया किए बैठे हैं। देखिए, वो एक पॉलिटिकल फैमिली है, जिन्होंने हमें यकीन दिलाया था वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, चौधरी शुजात साहब, और ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना, कभी इनमें तकसीम आई थी तो उन्होंने जो वादा किया था वो हमारे साथ खड़े हैं। परवेज़ इलाही हमारे वज़ीर आला थे, हमारे वज़ीर आला हैं और हमारे वज़ीर आला बन के रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं? ये आप देख लीजिएगा, बन के भी देख रहेंगे? लीजिएगा, जी जी बिल्कुल। अच्छा। ये आप देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया, ओके। इसमें ज़्यादा बहस की तुड़वाए ना। देखिए सीधी बात है, जिस पे इन्होंने राना साहब को, देखिए एक राना सनाउल्लाह साहब से आप इख्तलाफ करें, बहुत सारा करें, लेकिन वो एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर है, जेन्युइन। और उन्होंने कोई ऐसी क्या बात उन्होंने की? उन्होंने बात की ना कि भाई आया जहाज से देखा बंदे काम में, दोनों वज़ीर आला नाकाम हुए, हुकूमतें भी हों 4-4 और बंदे 4-4 हज़ार भी लाते तो कोई बन जाते 30-35 हज़ार, वो भी नहीं ला सके। तो उन्होंने कहा भाई ख़त्म करो असेंबलियाँ। भाई अगर इमरान खान ने ये फैसला पहले किया होता, वक्ती ना होता, तो उस दिन जलसे में आगे इमरान खान अनाउंस कर देते असेंबलियाँ तोड़ने का। अभी तो कमेटियां बाद में बनी है, इससे पूरा जाहिर होता है कि राना सनाउल्लाह ने जो कहा है वो बात दुरुस्त है। पड़ जाते पहले से आप स्ट्रेस में, आप देखना बेचारे जरदारी साहब को कितनी भागदौड़ करनी पड़ रही है। मैं आपको कानूनी तौर पे कोई भागदौड़, कहाँ पे हम भागदौड़ कर रहे हैं? कानूनी तौर पे मैं परवेज़ इलाही को मनाना आसान है। आपने कहा हमारे वज़ीर आला होंगे, हैं आप 100% श्योर हैं? हमारे रहे हैं, हमारे से मिठाई खा के गए हैं। मिठाई तो उन्होंने हमसे खाई है। छोड़ दें, ये बातें हो जाएंगी, सारी बातें करने की नहीं होती। आप मेरे से ज्यादा समझती हैं और बस नहीं सर, मुझे नहीं पता, जानती हैं। मैंने इसीलिए आपको बुलाया सर, मुझे पता ही नहीं है, मैं तो यही आपसे पूछने के लिए आपको बुलाया सर। परवेज़ इलाही साहब हमारी मिठाई से वज़ीर आला बने हैं, मिठाई हमारे वाली खाई हुई है, दुआ भी हमारे वाली हुई है। अच्छा, राब्ते तो हाँ जी, बातचीत हो रही है, बिल्कुल है। उनके बड़े सरपरस्त बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनके सब लोग हमारे साथ हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ मैं ये कर लूं, अभी आफ्ताब भाई जज्बाती हो जाते हैं, जीते रहे, खुश रहे, पानी शानी पिए, ठंडे मिजाज में। जब जरा बंदा हो जाए ना 40s 50s में, तो धीमा धीमा रहना चाहिए, एमी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मेडिकली भी बहुत आ जाती हैं। अल्लाह इन्हें सेहत व सलामती में रखे। बात ये है, कौन से पढ़े लिखे लोग हमें वोट नहीं देते जी? कराची में अभी हमने इलेक्शन 2 सीटें इन्हें हराई हैं कराची में, कराची से हम जीते हैं ना, वो भी कराची है, मुल्तान से हम जीते हैं। अच्छा, फिर हाँ, इनके जैसे पढ़े लिखे हमारे पास नहीं है। इनके पढ़े लिखे का नाम है बुजदार और हमारे अनपढ़ का नाम है मुराद अली शाह। ये अब इन्हें कौन समझाए? इमरान खान का पढ़ा लिखा पंजाब बुजदार है और हमारा जाहिल सिंध मुराद अली शाह है। ये लेकिन अब इन्हें कौन बताए? इनके नजदीक इमरान से बड़ा लीडर ही कोई नहीं है। ये बस करें, अब इनके शगुफे कि एक दूसरे को सुनाया करें, मजे लिया करें, हमें ना सुनाया करें। अच्छी खासी अपनी भी वो इज्जत सादात गंवा बैठते हैं। इमरान की तारीफें उसके मुंह पे करें, बड़ा खुश होता है। हमें ये बताएं, हमसे सवाल और जवाब लेने वाले ये बताएं, इन्होंने किया क्या है? इन्होंने तो रिफॉर्म्स लेके आनी थी, इन्होंने तो पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस लेके आनी थी, इन्होंने तो पाकिस्तान के सबज पासपोर्ट को इज्जत देनी थी, इन्होंने करप्शन का खात्मा करना था, और इन्होंने पाकिस्तान और पंजाब की सियासत से गोगी निकाल दी। इन्होंने पंजाब की सियासत से मानिकस निकाल दिए। इन्होंने पर्दे के पीछे क्या है से करप्शन होने लगा, छू मंतर का। इन्होंने जो जो काम किया है, घड़ी में जैसा ये जलील हुआ है और घड़ी घड़ी हो रहा है और क़यामत की घड़ी तक होता रहेगा, ये कोई कम बात है? ये ब्रेक की घड़ी है। इतनी तस्वीर के बाद भी हमारे दोस्त बड़े ठंडे। मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, लेकिन क्योंकि आप स्काइप पर हैं तो जब आप बात करते हैं तो आपकी आवाज दब जाती है। नॉट दैट के आपका माइक यहाँ से बंद किया गया है, लेकिन स्काइप पे होने की वजह से जब 2-3 लोग इकट्ठे बात करते हैं आफ्ताब भाई, तो आपकी आवाज दब रही है। लेकिन मैं अब आपकी तरफ आ रही हूँ ब्रेक के बाद, और आपका पूरा मौक़िफ़ जो है वो हम जानेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपके लिए कोई अच्छी खबर आ नहीं रही है। ये बैरिस्टर आमिर हसन साहब क्या फरमा रहे हैं कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो बहुत जल्द इनको प्यारे हो जाएंगे?
अच्छा देखें, पहली बात तो ये है कि बैरिस्टर साहब ने ये कहा था कि मिठाई वो हमसे खा कर गए थे, समझे ना। तो मैं ये समझता हूँ कि मुनाफिक का जो किरदार है ना, वो ना इस दुनिया में काबिल कबूल है, ना इस दुनिया के बाद वाली, ना ख़त्म होने वाली जो ज़िंदगी है उसमें काबिल कबूल है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो मैं ये समझता हूँ कि मैं उनको, उस ख़ानदान को बड़े बाइज़्ज़त समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो प्रिंसिपल्स पे खड़ी होती है, और वो अगर इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो वो उनका अपना गुजरात के अंदर और जो 2-3 उनके जगहें हैं वहाँ पर उनकी अपनी रिस्पेक्ट में कमी आएगी। मैं तो ये समझता हूँ कि सियासत भी करें लेकिन डिग्निटी के साथ करें, लेकिन ये कि ये नहीं हो सकता कि जी इससे मिलाओ तो उसको मनाओ, ये तरीक़ेकार बड़ा गलत है। हाँ, आसिफ अली जरदारी साहब चौधरी शुजात के घर आपको पता है 4-6 घंटे रहे और उनके कदमों के पास बैठे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 2 ही आदमी मिले उनको, तीसरा नहीं मिला। और दूसरे आदमी ने, जो इनका बड़ा चहेता है, जो इनकी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी है और उनके खानदान के लोग कहते हैं कि हमारे खानदान में दरार डालने वाला शख्स है, वो है तारिक चीमा साहब। कल उसको वहां की पंजाब में उसकी मीटिंग के अंदर बिजनेसमैनों ने उसके साथ लड़ाई की, उसको इतनी सुनाई कि वो बेचारा उठ रहा था, लड़ रहा था। ये तो हाल है कि लोगों के साथ आप मीटिंग्स कॉल करते हैं, आपके पास कोई चीज होती नहीं, आप लड़ना शुरू कर देते हैं। तो उन लोगों ने क्या जवाब दिया वो भी आपको पता है, आप लोगों ने चलाया होगा अपनी टीवी के ऊपर। मेरा सिर्फ ये है आमिर हुसैन साहब से कि भाई कराची सिंध को कम से कम इतना रिलीफ तो दे दो कि लोग यहाँ पर जो है कम से कम पीपल्स पार्टी का इतना तो शुक्रिया अदा कर दें कि उन्होंने ये काम किया है। आप यकीन करें कि ये मुराद अली शाह साहब जो हैं, बड़े ये बकौल इनके के पढ़ा लिखा सिंध, तो पढ़ा लिखा सिंध का जो हाल है वो मुझसे, मैं आमिर भाई को कहूंगा कि मुझे वो जरा अपना प्राइवेट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे देना, मैं आपको चीजें भेजता रहूंगा पढ़े लिखे सिंध। मैं आपको शो के बाद देती हूँ, अभी व्हाट्सएप नंबर देती हूँ। अच्छा, मुझे आखिरी कमेंट नून लीग से लेने दीजिए जी। सेनेटर अनम मकबूल साहब, समंदर को कूजे में बंद कीजिए। जैसे नहीं, इन पे ना कमेंट करें, आप जरा अपना लाहे अमल बता दें। दीदा जो लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि खलीफा की आइडियोलॉजी डिफरेंट है और इमरान खान की आइडियोलॉजी डिफरेंट है। आपको याद है जब ये गालियां देते थे उनको कि ये अपना जानवर हैं और ये सादिक हैं और वो क्या जाफ़र हैं, मीर जाफ़र हैं कह रहे थे, तो परवेज़ इलाही उनकी लॉयल्टी की तारीफ़ें करते थे। कल ही की बात है, परसों की। बाजवा साहब जिस दिन रिटायर हुए हैं तो उन्होंने जो गालियां को इनके पास होता है क्लस्टर को फेंका, लेकिन परवेज़ इलाही ने बाजवा साहब की मेहनत और काबिलियत को सराहा। ये कुछ छोटी डिफरेंस नहीं है जिसको आप ऐसे ही ब्रश साइड नहीं कर सकते, ये मैटर करता है। आप परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो एक एस्ट्यूट पॉलिटिशियन हैं, वो इनकी तरह खुदकुशी नहीं करेंगे जैसे ये कर रहे हैं। अब ये दोबारा अपने आप को खुदकुशी करने पे आ गए। बात बड़ी जरूरी है। देखिए, हम परवेज़ इलाही साहब को कह रहे हैं घर कब आओगे, क्योंकि चौधरी शुजात साहब बड़े हैं, उन्हीं का फैसला होगा। अगर इमरान खान से मुज़ाकरात हों तो फैसला इमरान खान करेगा या डॉक्टर यास्मीन राशिद करेंगी? फैसला परवेज़ इलाही नहीं करेंगे, चौधरी शुजात करेंगे, वो प्रेसिडेंट हैं। चलो देखते हैं कि जी परवेज़ घर कब आएंगे, घर आएंगे तो हमारी माननी पड़ेगी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच टू ऑल द जेंटलमैन। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मंडे को मुलाकात करेंगे, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।